अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 न्यूज पर स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। एक ऐसा शो जो न सिर्फ आपको ये बताता है कि आपका पैसा किस तरह से सुरक्षित रह सकता है, बल्कि आपको तमाम उन चीजों की जानकारी भी दे सकता है जो अक्सर गलतियां कर आप अपना पैसा गंवाने की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट रवि नथानी जी मौजूद होंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्कैम्स एंड फ्रॉड्स पर एक बार फिर से। और इस बार हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है एल ब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये जूनागढ़ की एस्टैब्लिश एक कंपनी रही जिसने न सिर्फ लोगों को पैसा लगाने के लिए और उनका पोर्टफोलियो मैनेज करने का झांसा दिया, बल्कि इनके ज्यादातर क्लाइंट्स कॉर्पोरेट्स रहे। हमने 6 हिस्सों में इस कंपनी के तमाम उन गतिविधियों की बात करी जिसके जरिए इन्होंने लोगों से पैसा लिया और फिर बाद में गड़बड़ी का पूरा मामला सामने आया और सेबी ने इनके खिलाफ जांच की। हमने 6 हिस्सों में इसको समझने की कोशिश की। आज हम एक बार से उन पूरे 6 भागों का एक बार फिर से रिकैप देखने की कोशिश करेंगे। रवि जी से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से पूरी प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, और 7वें और 8वें पार्ट के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेबी ने इसके बाद क्या रिकमेंडेशंस दी और किस तरह से इस कंपनी के दोनों जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। इन तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी रवि जी से। रवि जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों को हम फिर से उनकी याद में ये चीजें डाल दें कि क्या क्या हुआ इस दौरान, और ये 6 हिस्से जो हमने इस पूरी कहानी के बताए दरअसल वो क्या थे, और उसके बाद फिर हम 7वें और 8वें हिस्से का जिक्र करें। जी हाँ, मैं मेरी पूरी टीम, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की पूरी टीम ने कोशिश की है कि आपके सामने वो सारी चीज़ें रखें, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि आपको सतर्क रह सके, आपको बता सके कि कैसे आप इस चीज़ों से बच सकते हो। देखिए, शुरुआत में हमने कंपनी की बात की थी। जो कंपनी है इस्टेब्लिश हुई थी जूनागढ़ में। कंपनी 2010 में शुरुआत हुई थी। 2 डायरेक्टर्स थे उसके, जिसका नाम था जल्पेश कुमार मखवाना और आनंद कुमार रावत। ये 2 डायरेक्टर ने साथ मिलकर एक कंपनी को अंजाम दिया जिस कंपनी का नाम था एल ब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। कंपनी का काम यह था कि वो एश्योरेंस रिटर्न्स देने की दावा रखते थे। ये कहते थे कि हम किसी भी कॉर्पोरेट को अगर हमारे पास वो अगर अपना पोर्टफोलियो, अपना पैसा देते हैं, हम उनको मैनेज करेंगे और उनको मंथली रिटर्न्स 2 से 4% का देंगे। और अगर कोई इंडिविजुअल उनके पास जाता है एज अ क्लाइंट बन के, तो वो क्लाइंट को 3.5% का रिटर्न पर मंथ देने का, गारंटीड रिटर्न्स देने का दावा देते थे। ये चीज कोई ऐसी नहीं थी कि कंपनी सिर्फ बात करती थी। कंपनी आपको पीडीसी चेक्स यानी कि पोस्ट डेटेड चेक्स भी आपको देती थी, और एक एग्रीमेंट जो एमओयू अंडरस्टैंडिंग होती है कंपनी और क्लाइंट के बीच में, वो एग्रीमेंट के जरिए आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था जिसका पीरियड था 1 साल का। 1 साल के पीरियड में कंपनी आपसे पैसा लेगी। वो पैसा चाहे कंपनी अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट में ट्रांसफर करे, चाहे वो कंपनी पैसा आपके अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पे वो ट्रेड करे, या चाहे वो पैसा अपने ही डायरेक्टर्स के अकाउंट में ट्रेड करे, किसी भी सूरतों पे आपका पैसा, आपका डिसीजन इसमें कुछ नहीं होगा। आप सीधा कंपनी को चेक, जो पेमेंट है, जो शुरुआती की पेमेंट होती है, वो आप पैसे दोगे और वो पैसे आपको सीधे 1 साल बाद कंपनी से वापस मिलेंगे। जो उसका रिटर्न्स है, क्यूमुलेटिव रिटर्न्स जो उसको वो कहते हैं, मंथली रिटर्न्स आपको तो मंथली चेक्स आपके सामने दे दे। ये एक स्कीम कंपनी ने चालू की थी और इस कंपनी के साथ उन्होंने शुरुआत की, जहां उनको इन्वेस्टर्स और कंपनी के जितने भी जो जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट बॉडी, इतने सारे कॉर्पोरेट्स उनके पास रजिस्टर्ड हुए। मैं नंबर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि टोटल कितने लोग वहां पे इन्वेस्टेड थे और कितने लोगों का पैसा फंसा है इस पूरे स्ट्रक्चर में, जहां पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के नाम से झांसा दिया गया सारे इन्वेस्टर्स को और क्लाइंट्स को। मेरे पास जो नंबर है वो जो सामने आ रहे हैं, कुछ 2100 के ऊपर के नंबर्स हैं, 2100 के आसपास के नंबर्स हैं, जहां कॉर्पोरेट्स
कॉर्पोरेट बॉडीज और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। कुल मिला के तकरीबन ऑन एन एवरेज हर एक इन्वेस्टर से 10,000 से 50,000 रुपए तक का पैसा उन्होंने लिया है। वो सारा पैसा उन्होंने कहां डाला, ये कह के कि हम स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग करेंगे और आपको आपका पैसा और आपको रिटर्न्स जो हैं हम तकरीबन डबल और ट्रिपल करके देंगे। लेकिन यहां पे मैं एक बात पे कहना चाहता हूं अपने इन्वेस्टर से, बार बार जैसे मैंने हमेशा हाईलाइट किया है कि कहीं ऐसे जहां पे इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा आती है वहां पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्या है जो वो कंपनी कर रही है और वो और कोई और बंदा कर नहीं पाया आज तक। देखिए, एक सीधा साधा सवाल है, मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा और आपको हमेशा बताऊंगा कि जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट करो तो पहले आप अपने आप से ये सवाल जरूर करिए, और वो सवाल ये है कि कंपनी आखिर ऐसा क्या कर रही है जो कंपनी 50% के ज्यादा रिटर्न्स एक साल में दे रही है। अगर कोई कंपनी ऐसा पैसा दे रही है तो क्या और भी कोई ऐसी कंपनी परफॉर्मेंस ऐसी कर रही होगी, या अगर कोई कंपनी नहीं है तो ऐसा क्या है जो हमें आज तक नहीं पता। देखिए, ऐसी ये सारी चीजें हैं, आपको कमजोर कर देगी, आपके इरादे कमजोर करेगी ऐसी स्कीम्स में पैसे लगाने के। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स अगर मैं 100 कंपनियों की बात करूं तो यहां पे 99% नहीं, मैं 100 की 100 कंपनियों को कहूंगा कि उनके परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली वर्स्ट हुए हैं और वो एक स्कैम के रूप में सामने आया है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे जो हमने जैसे कहा कि कंपनी ने कोशिश की थी कि इन्वेस्टर्स के साथ एक एग्रीमेंट के नाम पे वो जाएं, जो एग्रीमेंट में जो कंसिस्ट करता था पार्टी ए जो कंपनी का नाम है एल्ब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, पार्टी बी जो क्लाइंट है, एक्चुअल क्लाइंट है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो दोनों क्लाइंट जो सेकंड पार्टी और फर्स्ट पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होती है, वो एग्रीमेंट ये थी कि आप पैसा हमें बाय चेक दोगे। पार्टी ए यानी कि जो एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कंपनी है वो गारंटी देती है आपको कि हम आपको आपका पैसा इतने % बढ़ा के देंगे और आपको पीडीसी चेक्स भी देंगे। जब ये चीज सेबी ने कंपनी से मांगी तो कंपनी ने सेबी को जवाब ये दिया कि हम ऐसी कोई गारंटी स्कीम्स नहीं देते हैं और हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करते ही नहीं है। ये दोनों चीजों में बता दूं, यहाँ पे दोनों चीजों पे सेबी ने ये ना इस चीज पे फटकारा कि ये कहते हुए कि आपके जो एमओयू एग्रीमेंट है वहां पे तो आपने क्लियरली लिखा है कि आप जो है गारंटी लेते हो सारे फंड्स की और आप गारंटी रिटर्न्स देने की पूरी आपकी स्ट्रैटेजी है, तो ऐसे कैसे आप इस चीज को नकार सकते हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि कंपनी कहती है कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नहीं है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नहीं है तो आपका नाम जो एल्डरब्रोक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड है वो कैसे पड़ा, ये दो चीज सामने आई। और उसकी जो बात की जो भाग है, भाग 7वां और भाग 8वां, क्योंकि क्या है ना, पहली बार हमने यहाँ शो में कोशिश की है कि एक सरल नमूने, एक बहुत ही सिंप्लिसिटी से आपको समझाने की कोशिश करूं, क्यों ऐसी मिस्टेक्स कभी ना करें आप। चलिए हम आपको 7th पार्ट दिखाते हैं जिसकी आप दरअसल बात कर रहे हैं और उसमें सेबी की फाइंडिंग्स का जिक्र है। उसमें सेबी ने बताया कि किस तरह से सबसे पहले नाम को लेकर सवाल उठे हैं उसमें, और उसके बाद जो तमाम वादे एमओयू में किए थे उसको किस तरह से उसका पालन नहीं किया गया वो, और सेबी में जो रजिस्ट्रेशन नहीं था वो 7वें हिस्से में, कहानी के 7वें हिस्से में उसका जिक्र है। As per the above mentioned circumstances, it has been observed that Elderbrook Portfolio Management Service is offering portfolio manager as defined in regulations. 2CB of SEBI Portfolio Managers Regulation Act 1993, which says any person who pursuant to contract or arrangement with a client advises or directs or undertakes on behalf of the client management or administration of a portfolio of securities or the funds of the clients as the case may be. APMS yani Elderbrook Portfolio Management uses the name Portfolio Management Service Private Limited, which itself reflects of its core activity of offering portfolio management service. Intention of Elderbrook Portfolio Management Service is to lure a large number of innocent and gullible investors by assuring them guaranteed returns. To examine the genuineness of the activities, it is imperative that any entity carrying out portfolio management service has to obtain registration from SEBI with the provisions of Portfolio Management Service Regulations, Section 12, Subsection 1 of the SEBI Act 1992. As Elderbrook Portfolio Management Service is not registered with SEBI,
and they are trading in futures and options and other segments and servicing clients as a portfolio manager, Elderbrook Portfolio Management Service are violating various provisions of PMS, yani that is Portfolio Management Regulations, and can put investors at great risk. तो देखिए, पूरी ये फाइंडिंग्स क्या है, ये दरअसल जो आप बता रहे थे, इस पर तफसील से एक बार हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर नसीमा बानो बड़ौदा से हमारे साथ जुड़ चुकी है। नसीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेमन न्यूज के स्कैम्स एंड फ्रॉड्स पर। क्या सवाल है आपका? नसीमा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद किसी कारण फोन कट गया, लग रहा है ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। नसीमा जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बार उनको रिवर्ट बैक करने की कोशिश करें और फिर नसीमा जी जब फोन लाइन पर जुड़ेगी तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनकी समस्या क्या है। रवि जी, ये जो फाइंडिंग्स सामने आई, जिस तरह से आपने भी इसको रीड करके बताया, और तो दरअसल फिर उसके बाद क्या किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद जगी है और दरअसल इन फाइंडिंग्स ने क्या क्या साबित किया? जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो जहां मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि कंपनी ये कह रही है कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का काम करते ही नहीं है। यहाँ पे सामने सामने सीधी सीधी बात आ गई कि कंपनी का नाम ही है वो है, तो फिर कैसे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। नसीमा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर। नसीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्कैम्स एंड फ्रॉड्स पर। पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो। जी नसीमा जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ हाँ हेलो। जी नसीमा जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ हाँ, मैं ऐसा बोल रही थी कि मैंने जो फिक्स डिपॉजिट किया है। हेलो। ठीक है, आप अपनी बात बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात पूरी तरह से कंप्लीट हेलो। करें। जी जी जी। हाँ, मैं ऐसा बोल रही थी कि मैंने जो फिक्स डिपॉजिट नसीमा जी, पहले अपने मेरे टीवी सेट का, 2010 नसीमा जी का है, आपसे 2011 नसीमा जी का आपसे है। गुजारिश है कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि वो आपकी आवाज बार बार आपको सुनाई दे रही है। हाँ आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हाँ हेलो। हाँ, और अब अपनी बात कहें आप। हाँ, मैं ऐसा बोल रही थी। हेलो। नसीमा जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, पूरी करें अपनी बात। हाँ हाँ हाँ। नसीमा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, मैं ऐसा बोल रही थी। हाँ, मैं ऐसा बोल रही थी कि मैंने जो फिक्स डिपॉजिट किया है 2010 में, 2011 में। हेलो। जी, आप अपनी बात पूरी करें नसीमा जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप अपनी पूरी बात करके ही अब दोबारा पूछे, आप अपनी बात पूरी कर लें एक बार। 2010 में और 2000। हाँ, 2010 में आपने फिक्स डिपॉजिट किया था, उसके बाद? हाँ, तो उसके लिए मेरे को पूछना था कि क्या। हेलो। लगता है नसीमा जी से किसी तकनीकी खामी की वजह से शायद उनकी आवाज क्रैक होकर यहाँ तक आ रही है। मुझे लगता है ये वही कॉलर है जिन्होंने एक बार पहले भी इस बाबत सवाल किया था, जब आपने इनको साइट बताई थी, वो जिस साइट पर जाकर ये अपनी कंप्लेंट जो है वो दरअसल दर्ज करा सकते हैं, और उसी बाबत शायद इनका सवाल होगा। तो जब दोबारा इनसे संपर्क हो पाएगा तो हम इनको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बता रहे थे कि सेबी ने जो फाइंडिंग्स की वो किस तरह से सामने आई, और उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। पहले जो शुरुआत मैंने ये बताई थी कि उसका जो लॉ है, 2CB ऑफ सेबी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैनेजर्स रेगुलेशंस एक्ट 1993, उस एक्ट के दरियान या ये लॉ ये कहता है, एनी पर्सन हु परसुएंट टू कंडक्ट और अरेंजमेंट विद अ क्लाइंट, यानी कि कोई व्यक्ति जो ऐसा काम करता है या कोई अरेंजमेंट करता है क्लाइंट के साथ एडवाइस करने की या डायरेक्ट करने की, और undertakes on behalf of the client the management of administration of a portfolio of securities, यानी कि पूरे स्टॉक्स का, वो सिक्योरिटीज का पैनल का वो पूरी जिम्मेवारी लेता है, तो इट इज कॉल्ड टू बी नोन एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी सर्विसेज क्लाइंट्स को देनी है, तो इसकी बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होती हैं, एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो जो इस कंपनी ने सेबी से रजिस्टर्ड नहीं। यहाँ पे कंपनी ने शुरुआत में पहले ये कहा था कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जब सेबी ने अपने बैकअप, अपने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, तो ये रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स से, ये थी कि यहाँ पे सामने सारी चीजें आई। कंपनी ने ये कहा कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और कैश सेगमेंट्स में भी ट्रेड करते हैं, जहां पे हम हेजिंग ऑफ फंड्स करते हैं। हेजिंग यानी कि एक सेगमेंट में बेचते हैं और दूसरे सेगमेंट में खरीद लेते हैं। इसका जो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस में उन्होंने ये कहा है कि हम गारंटीड रिटर्न्स ऑन दैट बेसिस पे करते हैं। लेकिन यहां सामने ये चीज आई है कि जो ट्रेडिंग होता है फंड्स का,
एब्सोल्यूट इलीगल वे में होता है, क्योंकि ये ऐसी जो पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाते हैं वो स्पेसिफिकली एक अकाउंट से ही ट्रेड करते हैं, ना कि मल्टीपल अकाउंट से ट्रेड करते हैं। ज्यादा से। नसीमा जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई तकनीकी खामी आड़े नहीं आएगी। नसीमा जी आप अपनी बात पूरी कहें और अपना सवाल एक बार में पूछ लें। जी आप सबसे पहले तो अपना टीवी का जो वॉल्यूम है वो आप 0 कर लीजिए प्लीज। हाँ मैं ऐसा बता रही थी कि मैंने 2010 और 2011 को मैंने 2010 में जी कहिए कहिए। हाँ मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था। हाँ जी मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था, उसका मैंने आज ईमेल किया है। अच्छा हेलो। हाँ जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ मैंने फिक्स डिपॉजिट किया था, उसका आज मैंने ईमेल किया है। अच्छा ईमेल किया है, वो आपको मिला के नहीं? नहीं, वो ईमेल अगर आपने हमें भेजा वो होगा मिला तो के नहीं आपको? नहीं, वो अगर ईमेल अगर आपने भेजा होगा तो हम जाहिर है आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और आपको बता देंगे कि हमें ये कंफर्मेशन है कि आपका ईमेल हमें मिल चुका है। तो आप इस चीज़ पे एकदम बेफिक्र रहिए कि अगर आपने ईमेल हमें किया है तो जाहिर है हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करेंगे और इमीडिएट रिएक्शन आपको देंगे आपके ईमेल का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नसीमा जी। हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपको एक बार फिर से फोन करे और तमाम जानकारी जो है वो हम तक पहुंची या नहीं पहुंची इसकी पुष्टि कर आपकी समस्या को आगे सुलझाने की कोशिश की जाएगी। रवि जी आप जिस तरह से बता रहे थे कि इस कंपनी की जो हकीकत निकलकर सामने आई उसको एक बार फिर से आप पूरा ब्यौरा दें उसका। जी देखिए, ये अब तक की तो बातें सारी सामने आ गई कि कंपनी ने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, कितने सारे इन्वेस्टर्स को ड्यूप किया, और कितने 2100 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स थे, इतने लोगों से पैसा लिया और उनके ट्रेड किए, सेबी ने उन पर कार्रवाई किए। अब जो फाइनल स्टेज है, सेबी ने फाइनल स्टेज में क्या अपने ऑर्डर्स पास किए और कंपनी को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, वो मैं आपके सामने ले आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस कहानी का जो अंत है वो एक तो नॉर्मल दायरा है जो सेबी करती है कंपनी के अगेंस्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं अपने इन्वेस्टर्स या अपने व्यूवर्स को एक बार यही चीज बताने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसे सारे फ्रेम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से बचे रहें। तो शुरुआत जल्द से जल्द मैं करने की कोशिश करूंगा कि आपका ये जो आखिरी पड़ाव है इस पर्टिकुलर केस का वो क्या है, वो आपके सामने अब मैं ला रहा हूं। Order passed by SEBI against Elderbrook Portfolio Management Service. Elderbrook Portfolio Management Service and its directors, Mr. Anand Kumar Rawat and Mr. Jalpesh Kumar Makhwana, are restrained for accessing the security markets and further prohibited from buying, selling or dealing in the security markets either directly or indirectly or being associated with the security markets in the manner whatsoever till further directions। यानी कि जो उनके जो डायरेक्टर्स हैं, दो आनंद कुमार रावत और कल्पेश कुमार मखवाना, इन दोनों को बैन कर दिया गया है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट्स में। दूसरा चीज ये था कि एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इज बीन डायरेक्टेड द बिलो सेड सीज एंड डीलिस्ट from acting as portfolio manager and not to solicit or undertake such activities or any other activities in the security market directly or indirectly in manner whatsoever. Immediately withdraw and remove all advertisements, representations, literatures, brochures, materials, publications, documents, websites, etc. in relation to the portfolio management activities or any activities in the security market. Not to divert any funds raised from investors. Above mentioned directors shall take effect immediately and shall be in force until further orders. Copies of this order shall be forwarded to below said exchanges: Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, MCX Stock Exchange, National Securities Deposit Limited, और पांचवा है Central Depository Services India Limited, that is CDSL. The said exchanges are directed to enable squaring off pole positions
or at the earliest any existing open position in futures and options segment in any for the Elderbrook Portfolio Management Service and its aforementioned directors. Further, the concerned stock exchange shall ensure that the said persons entities do not take fresh positions or increase their open positions. Elderbrook Portfolio Management Service and its directors shall within 15 days from the date of receipt of this order may file the objections, if any, to this order. Elderbrook Portfolio Management Service and its directors may also indicate in such reply whether they wish to avail an opportunity of personal hearing in the matter before SEBI or at its head office at SEBI Bhavan located at BKC Bandra East on the date and time to be fixed as specific request to be received in behalf of them. ये जो पूरा ऑर्डर था सेबी का कंपनी को पहला ये दिया कि जो उसके डायरेक्टर्स हैं आनंद कुमार रावत और जल्पेश कुमार बखवाना, ये दोनों बंदे स्टॉक मार्केट्स में ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं. इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो दे आर बैंड फॉर either buying, selling or dealing in security markets till further notice, until and until SEBI comes up with a further update on this particular case. They have given instructions कि आपके जितने भी publications हैं, advertisements हैं, brochures हैं, कोई ads हैं या कोई websites हैं या कोई आपके schemes related जो documents हैं, वो सारे के सारे immediately withdraw कर लें क्योंकि आपको permission नहीं दी गई है कि आप कोई भी एक्टिविटी स्टॉक मार्केट्स में कर सके. यानी कि उनके अकाउंट्स भी फ्रीज हो गए होंगे एज ऑफ नाउ, जितना मुझे नॉलेज है इस कोर्ट के इसका सेबी के ऑर्डर के साथ साथ. कंपनी को यह भी कहा गया कि अगर आपने कोई भी पैसे जो इन्वेस्टर्स के हैं, आपको कोई भी पैसों को अगर आपके पास ओपन पोजीशंस हैं तो आप इमीडिएटली स्क्वायर ऑफ करिए और जो पैसे आपके पास पड़े हैं आप वो पैसे डाइवर्ट नहीं करोगे जब तक आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस सेबी से नहीं मिल सकती. यानी कि देखिए ये स्टेप बहुत अहम है सेबी ने जो उठाया है कंपनी के खिलाफ, क्योंकि अगर आपने फंड्स को ही ब्लॉक कर दिया तो यहां चांसेस हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहां उनको पैसे दिए थे वो उनको रिफंड मिल सकता है. लेकिन अगर ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होती और अगर उन्होंने फ्रीज नहीं किए होते उनके अकाउंट्स तो हो सकता है कि पैसे यहाँ के वहां ट्रांसफर हो सकते थे. तो ये एक स्पेसिफिक चीजें हैं जो सेबी ने कंपनी के अगेंस्ट में ऑर्डर पास ऑन किया था. और मैं अपने व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स को एक और बात दोबारा कह जाना चाहता हूं, बार बार कोशिश करूंगा आपको ये बात बताने की कि अगर आपको कहीं पे भी रिटर्न्स 20% से ज्यादा पर एनम दिखते हैं तो वहां अपना होमवर्क 10 टाइम्स करिए, 10 टाइम्स रिसर्च करिए, उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करिए, कंपनी क्या करती है, कहां पैसा लगाएगी, कैसे पैसे जनरेट करेगी, उनका स्कीम स्ट्रक्चर क्या है, उनका बेसिस क्या है, उनके लाइसेंसिंग क्या है, आर दे इन अ लीगल फॉर्मेट और नॉट. वो सारी चीजें जानने के बाद ही आप ऐसी कोई कंपनी में पैसे लगाएं, क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक की तो हो सकता है कि आप भी उसी लिस्ट में आ जाओगे जहां हमें कांटेक्ट करोगे, हमारा पैसा अटक गया, अब हम क्या करें. सो डोंट बी illiterate investor, be a literate investor, that will always be beneficial for you. बिल्कुल. और इस तरह की चीजें करके ना सिर्फ आप अपना पैसा बचाने में कामयाब हो पाएंगे बल्कि उसका सलूशन अगर फिर भी किसी गलती की वजह से अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि आपको अपना पैसा वापस पाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं. और शायद ऐसी ही कोशिशों का नतीजा है रवि जी की बिरला सन लाइफ, जिसका हमने लगातार उल्लेख किया अपने प्रोग्राम में और कई उनके कंज्यूमर्स ने हमारी मदद ली. अब उनके तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है और सुनने में आया कि कंपनी के अधिकारियों ने ये वादा किया कि 25 करोड़ रुपए जो है वो सिक्योर कर लिए गए और किसी का भी जो फंड है वो रोका नहीं जाएगा और सबको दे दिया जाएगा. इसके अलावा जो उनकी एसेट्स है उसको लिक्विडेट करने की बात कही जा रही है कि अगर पैसा कम पड़ता है तो. कुल मिलाकर के दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि कानून आप ही के लिए है, आपकी मदद के लिए है और चाहे कंपनी कितनी बड़ी हो, उसके अधिकारी कितने ही बड़े हो, उसके मालिकान कितने ही बड़े हो, कानून से ऊंचे वो भी नहीं है. बस आप एहतियात बरतें, सावधान रहें ताकि इस तरह के झांसों में आप आकर अपना निवेश या अपनी जमा पूंजी जो है वो गवा ना बैठे. बहरहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही. रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए. उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपकी मदद मिलती रहेगी और दर्शक इसी बहाने एजुकेट होते रहेंगे और साथ ही वो सावधानी बरतेंगे कि अपना पैसा लगाने में इस बार वो चूके ना. बहरहाल इस खास पेशकश में आज इतना ही. नमस्कार.
क्या आपको भी है पर्दे से